Good morning, students. For physics, today we are solving exercise of unit 11, which is force and a pressure. And here are the first and second question I have done. So first question is asking, give two examples of each situations in which you push or pull to change the state of motion of an object. ऐसी कोई भी दो सिचुएशन दीजिए जिसमें बाय यूजिंग पुश और पुल फोर्स यू आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब स्टेट अगर स्टेडी है, अगर वो रुका हुआ है तो इट इज बीन इन मूवमेंट, और अगर वो मूवमेंट में है तो इट इज बीन इन द स्टेडी पोजीशन। चल रहा है तो रुकना है, रुका हुआ है तो चलाना है। दैट इज द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। सो नाउ वी डू हैव two examples for push force। अगर push force है तो a car is being pushed by a man। मान लीजिए कि कोई खराब गाड़ी है, that is being pushed by a driver, और कोई हेल्पर है और वो पुश कर रहा है, तो वो स्टेडी स्टेट से मोशन में जा रहा है। So here we are changing from steady state to movement। सेकेंड है for pull force। अगर पुल करना है तो a bullock cart is being pulled by a pull। जो bullock cart रहता है वो सामान भरने के बाद वो स्टेडी पोजीशन में रहता है, और जब उसको बुल खींचना स्टार्ट करे तो वो स्टेडी पोजीशन से मूवमेंट में आने लगता है। सो यहाँ पे स्टेडी टू मूवमेंट, यहाँ पे भी स्टेडी टू मूवमेंट। अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो भी चलेगा। अब बुलोक कार्ट इज बीइंग स्टॉप्ड बाय अ बुल, तो क्या हो रहा है, वो चल रहा है एंड इट इज बीइंग स्टॉप्ड। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अ ब्रेक इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ रनिंग कार। तो कार चल रही है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। सो मूवमेंट टू स्टेडी स्टेट। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉजेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेप में चेंज हो रहा है। तो वो दो एग्जांपल्स कौन से हैं? एग्जांपल 1, a lump of duff on a plate is being pressed down by hands। जब भी हम आटा गूंदते हैं, so when we are applying a force we are changing its shape। उसका मूवमेंट हम चेंज नहीं कर रहे, उसको स्टेडी स्टेट से मूवमेंट में नहीं ला रहे, हम उसका शेप चेंज करेंगे। so that is the first example। which is the second example, a spring under a bicycle। पुराने जमाने के साइकिल के नीचे स्प्रिंग आती थी, तो a spring under a bicycle seat is elongated। elongated का मतलब है खुल जाना। When you are sitting on that bicycle seat, that springs will get elongated। elongated का मतलब है खुल जाना, और जब आप उस सीट से उतर जाओगे that will be compressed again। फिर से वो दब जाती है। तो a spring under a bicycle seat is elongated by sitting on it। जब उसके ऊपर बैठेंगे तो उसका साइज चेंज होता है। So these two questions, write it well। Now we are moving for a third question। Now we are moving for a question number 3, fill in the blanks। The first question, the first fill in the blank is to draw a water from the well। To draw water from a well, we have to dash the rope। अगर कुएं में से पानी निकालना है, so which force we have to apply? We know that कि रस्सी लगी हुई है, वहाँ पे पुली लगी हुई होती है, और पुली के दब पे एक रस्सी हमारे हाथ में होती है और दूसरी रस्सी बकेट से कुएं में बंधी हुई होती है। So if you are pulling it, then only bucket comes out। तो यहाँ पे आंसर आएगा we have to pull the rope। रस्सी खींचनी है। yes। the second, charge body dash an uncharged body towards it। अभी चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी सेम काम करते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल काम करते हैं। इफ सेम चार्ज बॉडीज आर देयर, so चार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में होगा रिपल्शन। चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में होगा अट्रैक्शन। इन द सेम वे ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में होगा रिपल्शन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होगा अट्रैक्शन। इन द सेम वे चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। इट अट्रैक्ट्स द अनचार्ज बॉडी। थर्ड, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। अगर कोई ट्रॉली वजन से भरी हुई है तो उसको हिलाने के लिए which force we have to apply? तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, it is push force also and pull force also। आप उसको खींच के भी हिला सकते हो और धक्का दे के भी हिला सकते हो। so both the answers are correct। fourth, the north pole of a magnet
डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ये तो फिर से सेम आ गया कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो रिपल्शन होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो इट विल अट्रैक्ट। ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स, सिमिलर पोल्स ऑलवेज रिपेल्स। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम, व्हाट इट सेज, an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill in the blanks. Abhi, there is one archer. What she does? She has a bow in his hand, an arrow in the other hand. And what she does? She takes a aim and she stretches out a bow. Okay, so here as you can see, the shape of bow is being changed from semicircular to parabola. Yes or no? Okay, so when she stretches a bow, one string is over here, that string also been pulled out. Your left hand is pulling out, the bow in your right hand changes its shape, an arrow is in her hand. So when she takes a aim and she releases the arrow, that arrow will be pushed out by the string की वजह से वो pushed out होगा, and that will hit a target. Yes or no? So there are two important things are there. एरो छूटने के बाद कोई फोर्स है जो एरो पे लगता है, अगर कोई फोर्स नहीं है एरो पे लगने वाला, तो इफ यू आर रिलीजिंग इट एट अ स्काई, आसमान में उसको छोड़ दिया तो वो आसमान में चलता ही जाएगा, सैटर्न तक भी पहुंच जाएगा, सोलर सिस्टम के बाहर भी निकल जाएगा। यस और नो? तो कोई तो फोर्स है जो एरो को छूटने के बाद उस पे लग रहा है, वो क्या है हम देखते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेस द चेंज इन इट्स शेप। बो का शेप चेंज होगा स्ट्रेचिंग करने की वजह से। यस, वो स्टार्टिंग में ऐसा होगा सर्कुलर, और जब आप उसको खींचते हो तो वो बो का शेप ऐसा हो जाएगा। यस और नो? यस, तो उसकी वजह से उसका शेप चेंज होगा। सेकंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू द स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। अगर मस्कुलर फोर्स नहीं है तो वो स्ट्रेच ही नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर इज द आंसर। The type of force responsible for a change in a state of motion of the arrow is an example of a push force. Arrow का state of motion initially when archer pulls out string, तो उस टाइम पे arrow का state steady state है, मतलब arrow कहीं पे जा नहीं रहा। Initially it was a steady state, और जब वो उसको छोड़ रहा है, so वो string उसको push कर रहा है and that will be moved away. So that is a type of a push force. And fourth, while the arrow moves towards its target, अभी तीर हवा में छूट गया और वो तीर छूटने के बाद, बो में से छूटने के बाद, it is reaching a target. स्लो मोशन में पूरी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि अगर तीर को छूट गया और वो तीर स्लोली अपने टारगेट पे जा रहा है। So when you see a arrow in a slow motion, तो you will feel that कि एरो हर सेकंड में अपनी लाइन से नीचे जा रहा है, अपनी लाइन से नीचे जा रहा है, अपनी लाइन से नीचे जा रहा है, और आफ्टर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर अवे वो एरो जमीन पे टच हो जाएगा। क्यों? ऐसा कौन सा फोर्स है जो एरो के ऊपर उसको जमीन तक लेके जा रहा है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो? यस। और मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो दूसरी कौन सी चीज है कि एरो इनिशियली आप देखोगे तो फुल स्पीड में जा रहा है, और जब तक टारगेट पहुंचेगा ना उसकी स्पीड कम होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ एन एरो? दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एटमॉस्फेरिक एयर। हवा जो आजू बाजू है वो एरो को रोकती है। इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन बिटवीन एन एरो एंड एन एयर। यस, तो उसकी वजह से भी उसकी स्पीड कम होती है। तो रीडिंग दिस क्वेश्चन, व्हाइल द एरो इज मूव्स टुवर्ड इट्स टारगेट, टारगेट तक पहुंचना है तब तक, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, पहला फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है आफ्टर रिलीजिंग द एरो, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड देन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। सो
fourth exercise is over. Now we are moving for a fifth question. Now moving on to question number 5. Again we are given with the situation. What situation says? In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each cases. Here we are given with the sum of the situations. उस situations में force किसकी वजह से लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, और उसकी वजह से स्टेट में क्या फर्क आ रहा है, you have to identify. The first option they were given is squeezing a piece of lemon between the fingers to exert its juice. आपके पास लेमन का आधा कटा हुआ पीस होना चाहिए, उसको आपको स्क्वीज करना है बाय यूजिंग योर फिंगर्स, और स्क्वीज करने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है वो लेमन पीस के ऊपर, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. सो दिस सिचुएशन इज बीन गिवन. सो फोर्स अप्लाइड बाय, यहाँ पे फोर्स कहाँ से अप्लाइड हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा है बाय यूजिंग फिंगर्स. मस्कुलर फोर्स इज बीन यूटिलाइज्ड बाय यूजिंग फिंगर्स. फोर्स इज अप्लाइड ऑन, कहाँ पे फोर्स यू आर लगाए, कहाँ पे लगा रहे हो, तो दैट इज अ पीस ऑफ लेमन. लेमन के ऊपर आप अपना फोर्स लगा रहे हो, और आफ्टर अप्लाइंग दैट फोर्स वो लेमन पीस का क्या हो रहा है, चेंज इन इट शेप, उसका शेप पूरा चेंज हो रहा है. यस और नो. नाउ वी आर मूविंग फॉर अ सेकंड सिचुएशन. वी आर मूविंग फॉर अ सेकंड सिचुएशन. टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. आपका जो टूथपेस्ट ट्यूब होता है उसमें से पेस्ट निकालने के लिए यू आर टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. उसके लिए कौन सा फोर्स लगा होगा. So force applied by muscular force by using your fingers. So muscular force by fingers applied on, किसके ऊपर लगा रहे हो, that is a toothpaste tube. और वो applied करने के बाद, force applied करने के बाद toothpaste tube का क्या होगा, so change in its shape. Okay. Now we are moving for a third question. Now third example is somewhat special. क्यों special है? A load is suspended from a spring while its other end is a hook to fix to a wall. एक दीवार के ऊपर हमने स्प्रिंग लगा दी है और उसके दूसरे सिरे पे, दूसरे एंड पे हम एक वजन बांध देते हैं. सो नाउ यू विल आस्क सर ये प्रॉब्लम क्यों स्पेशल है, ये भी तो इजी लग रहा है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि फोर्स इज अप्लाइड बाय, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे अ डेड वेट लोड इज हैविंग. डेड वेट लोड का मतलब क्या है, कोई भी हम वो वजन देखते हैं ना, 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम 5 किलो, तो उसको हम बोलते हैं डेड वेट्स. क्या बोलते हैं उसको, डेड वेट्स. और दुनिया में जितने भी वेट्स हैं, दुनिया में जितने भी वेट्स हैं उसका रूट कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी ना हो तो उस वजन का कोई मोल नहीं. देखिए यहाँ पे आपका वजन 40 किलोग्राम या 60 किलोग्राम है, पर अगर आप स्पेस में चले जाओ तो आपका वजन काउंटर ही नहीं होगा. यस और नो. सो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय अ डेड वेट लोड ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा. रूट कॉज क्या है, फोर्स कहाँ से जनरेट होगा, तो ग्रेविटेशनल से ही होगा. अदरवाइज डेड वेट लोड 1000 किलो का ट्रक ही क्यों ना हो, पर अगर ट्रक पे ग्रेविटी नहीं लग रही तो उसका वजन ही नहीं होगा. सो अ डेड वेट लोड इज देयर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज बीन अप्लाइड. ओके. अप्लाइड ऑन व्हाट, किसके ऊपर लग रहा है, दैट इज बीन अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग. दैट वाज अ इजी. एंड बाय अप्लाइंग दैट फोर्स व्हाट विल हैपन, सो स्प्रिंग विल एलोंगेट. स्प्रिंग है वो खिंच जाएगी. यस और नो. तो वो एलोंगेशन कौन सा है, तो दैट इज अ चेंज इन अ शेप. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वो अपनी शेप चेंज कर रहा है. सो दैट इज अ चेंज इन अ शेप, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन. इलोंगेशन दूसरी बार आया. इलोंगेशन दैट मीन्स स्ट्रेच आउट. कोई भी चीज अगर खिंच जाती है, खिंच के लंबी होती है, तो उसको हम बोलेंगे इलोंगेट. रबर बैंड को भी यू कैन से इलोंगेट. और अगर हम उसको दबा रहे हैं देन यू हैव टू यूज कंप्रेस. ठीक है. सो दिस थर्ड इज आल्सो डन. नाउ वी आर मूविंग फॉर फोर्थ. Fourth condition is also little bit special. Why? An athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. Have you seen the Asian Games and all that?
इन दैट गेम्स हाई जंप कंपटीशन वाज देयर। उस हाई जंप कंपटीशन में एक एथलीट होता है, वो दौड़ के आता है और दौड़ के एक बार लगा हुआ होता है, उसके ऊपर से वो कूद जाता है। यस और नो, दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। तो उस कॉमन प्रैक्टिस में फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो दैट इज अ मस्कुलर फोर्स, यू नो। अब मस्कुलर फोर्स कहाँ से बाहर निकल रहा है? सो दैट इज मस्कुलर फोर्स इज बाय लेग्स। पैर के ऊपर वजन डालने के बाद ही वो जंप करता है, तो दैट मस्कुलर फोर्स इज बीन अप्लाइड बाय लेग्स। किसके ऊपर हम वो फोर्स लगा रहे हैं? ऑन विच वी आर अप्लाइंग दैट फोर्स? तो ऑन ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ही हम धक्का देके वी आर जंपिंग, सो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ग्राउंड। तो हियर इफेक्ट क्या मिल रहा है? तो इफेक्ट हमें मिल रहा है जंप, क्योंकि एथलीट को जंप मिल रहा है इतना सारा फोर्स लगाने के बाद। तो उस जंप को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं? दैट इज चेंज इन इट्स स्टेट। इनिशियली वो ग्राउंड पे था, बट ये फोर्स लगाने के बाद ही हैज गॉटन अ हाइट, वो हाइट पे जा रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चेंज इन हाइट हो रहा है। यस और नो? सो दैट इज अ चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, ओके। हम बोल सकते हैं सर, आप बोलोगे कि सर स्टेडी स्टेट में से मोशन है, यहाँ पे तो दौड़ रहा है तब भी मोशन है और जंप कर रहा है तब भी मोशन है, बट मोशन में होने के बावजूद उसके मोशन का फोर्स बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही इज रनिंग विथ सम स्पीड, बट व्हेन ही इज जंपिंग, तो उस टाइम पे उसका स्पीड भी बदल रहा है और उसका हाइट भी बदल रहा है। सो दैट इज हाउ its effect is in change in state. Now we are moving for a question number 6. Now we will move on to question number 6. What it says? It says that a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? ये भी सेम जो प्रीवियसली किया वही है, बट अगर अलग तरीके से दिया है तो इसका आंसर भी हम अलग तरीके से देंगे। क्या बोल रहे हैं? इन फोर्जिंग आपने देखा होगा डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर, एक बहुत ही बड़ा हैमर होता है और उसके नीचे लाल गरम लोहा तप रहा होता है और उसके ऊपर वो हैमर ऐसे मारता जाता है जोर जोर से, और उसके वजह से जो नीचे गरम लोहा है उसका शेप बदलता जाता है और उसके बाद उसका कोई भी स्क्रू ड्राइवर बनाते हैं या फिर जो नट खोलने वाला होता है उसको बनाते हैं, या और भी कोई चीज़ बना सकते हैं मेटल की। तो ये पूरी सिचुएशन है। तो यहाँ पे फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है और ये क्या कर रहा है? सो हियर द फोर्स इज बीन, आई हैव रिटन मस्कुलर फोर्स बिकॉज लेट इट से वी डू नॉट हैव अ मशीनरी। तो जो लोहार होता है वो लोहार क्या करता है? हथौड़े से अपने हाथ से उसको शेप चेंज करता है। So here I have used a traditional method. I haven't choose a machinery. But in case some of you feel that sir इतने एडवांस हो गए, इतने टेक्नोलॉजी आ गई और मस्कुलर फोर्स से अगर लोहे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, so they can use electricity force for that. Okay. So likewise I have written muscular force. You can use any other force too. That muscular force has been converted into hammering. Hammering means उसको repeatedly उसके ऊपर मारना. That hammering is been applied on the piece of an iron. Hot piece of iron के ऊपर उसको हमको force लगा रहे हैं. Hammering we are doing. So by doing that hammering, what happens to the hot piece of iron? The change in its shape. उसके shape में change हो रहा है. Okay. So now we are moving for a 7th question. Now we are moving for a 7th question in your textbook exercise. An inflated balloon. So you will ask sir, inflated क्या होता है? Inflated मतलब हवा से भरा हुआ. It has been already filled with air by your mouth. तो an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with the piece of a synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? ये लोगों ने कोशिश की है कि बलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब करने के बाद, आप पूछोगे सर सिंथेटिक क्लॉथ हमें कहाँ मिल जाएगा? सो मैंने ऑनलाइन सेशन में भी बताया है व्हेन वी आर रनिंग द चैप्टर कि सिंथेटिक क्लॉथ जो आप वाटर पार्क में नहाने के लिए जाते हो और वो लोग वाटर पार्क वाले जो आपको क्लोथ्स देते हैं उसको सिंथेटिक बोलते हैं। उसको सिंथेटिक क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उसके अंदर पॉलीएस्टर होता है। अभी बोलोगे सर पॉलीएस्टर क्या है? तो पॉलीएस्टर एक तरह का प्लास्टिक है जो कपड़ों के साथ गूंथ दिया जाता है। उसकी वजह से कपड़े मजबूत होते हैं और साथ ही साथ वो उसके फटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द पॉलीएस्टर क्लॉथ इज दैट वो बहुत ही स्मूथ चिकने होते हैं, मतलब वो किसी भी सरफेस पे आराम से सरकेंगे। इसी वजह से वाटर पार्क में उन कपड़ों का इस्तेमाल होता है ताकि आप स्लाइड का मज़ा अच्छे से ले सको, क्योंकि वो कहीं पे भी स्लाइड पे चिपकेगा नहीं। बट द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इज दैट उसमें गर्मी बहुत होती है। तो अगर आपने समर में सिंथेटिक क्लॉथ पहन लिया तो आप मर गए समझो। एंड इट इज सिंस इट इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर, वो कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं रहता। इट डजंट सीम्स कंफर्टेबल, बट चमकदार ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, दिखने में भी अच्छा होता है। तो ये जितने भी सारे सुपरस्टार्स है या द पीपल हु इज़ एक्टिंग अगेंस्ट कैमरा, तो उनके लिए सिंथेटिक क्लॉथ अच्छे हैं क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं। सो सिंथेटिक क्लॉथ का और एक एडवांटेज ये है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचने में उस्ताद होता है, उसको इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारे होते हैं। सो व्हेन यू आर रबिंग अ बलून विद द सिंथेटिक क्लॉथ, अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ को बलून में रब करते हो तो बलून क्या करता है, बलून में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंथेटिक क्लॉथ खींच लेता है। सो दैट इज बीइंग चार्ज विद पॉजिटिव आयंस। सो बलून डू हैव ओनली पॉजिटिव आयंस। और उसके बाद आपको बलून को दीवार के ऊपर थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना है। So after that when you are releasing that balloon will get stuck or will get stick to the wall, दीवार के साथ चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि दीवार के साथ कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, दीवार को अपने सिंथेटिक उससे नहीं पूछा है। दीवार अनचार्ज है और बलून चार्ज है, और अनचार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन द सेम वे व्हेन इट इज बीन रब्ड विथ अ synthetic cloth, it will get charged and it will stick to the wall. So what force might be responsible for attraction between the balloon and the wall? So the answer is static force. Static force. इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर, that is a static force. But the situation you have to analyze very carefully. बहुत अच्छे से आपको सिचुएशन को समझना है। और एक चीज़ you have to keep it in mind when you are rubbing a balloon with a synthetic cloth, आप उसको रब कर रहे हो तो आपके पैरों में जूते होना कंपलसरी है, and that has to be a rubber shoes. अगर रबर शूज नहीं रखा तो आप जो भी चार्ज कर रहे हो वो चार्ज पार्टिकल्स will bend through your body to the ground. और आप कितना भी दीवार के ऊपर पकड़ के रखो वो चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना भी आपने चार्ज किया, व्हाटएवर पार्टिकल्स यू हैव चार्ज विद द सिंथेटिक क्लॉथ ओवर अ बलून, वो सब आपने जूते नहीं पहने थे, इसलिए आपके बॉडी से होके जूते नहीं पहने होने की वजह से वो ग्राउंड में चला गया और कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करें विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूँ मैं, that is electrostatic force, तो वहाँ पे you have to be isolated from the ground. ग्राउंड से आपको रबर के जूतों के साथ you have to be detached. अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। Okay, now we are moving for a question number 8. Now we are moving for a question number 8. What it says? Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hands. अभी क्या करना है, आपको बकेट लेना है, उसके अंदर पानी को भरना है आधे या पौने तक, जहाँ तक आपकी विश हो। उस पानी को आपको बकेट को, बेटर है कि दोनों हाथों में बकेट लीजिए, क्योंकि एक हाथ से बकेट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका हाथ उतर जाएगा। तो बेहतर है 2 बकेट ले लीजिए और दोनों में सेम लेवल ऑफ वाटर रखिए और उसको आपको हाथ में ज़मीन से उठा के रखना है फॉर अ फ्यू मिनट्स। अभी आप देखोगे कि व्हेन यू आर पुलिंग अप अ बकेट तो क्या होता है, देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन जान लेते हैं। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब आप बकेट पकड़ के रख रहे हो, व्हेन यू आर पिकिंग अप अ बकेट, तो वो बकेट
अपने आप नीचे क्यों नहीं जा रहा या अपने आप ऊपर क्यों नहीं आ रहा, से द रीजन, और उस रीजन को हमें जस्टिफाई करना है। तो एज वी नो कि वी आर पुलिंग अप अ बकेट, सो विच फोर्स वी आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स इन टर्म्स ऑफ पुल। मस्कुलर फोर्स तो है ही, पर वो मस्कुलर फोर्स कौन से टर्म में है, पुलिंग फोर्स में, तो हम पुल करके रख रहे हैं। और ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बकेट को कहाँ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, बट उसको नीचे नहीं जाने देने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग योर मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे अपवर्ड मस्कुलर फोर्स और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर के तरफ मस्कुलर फोर्स और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यस और नो? उस एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से बकेट अपने आप नीचे नहीं जाएगी, ना ही अपने आप ऊपर आएगी। सो व्हाट इज द रीजन, इट विल नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। बकेट का स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, हियर अपवर्ड मस्कुलर फोर्स, ऊपर आने वाला मस्कुलर फोर्स बैलेंसेस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। सो इट विल नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, उसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन फॉर अ 9th क्वेश्चन। We will discuss about question number 9. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on a rocket immediately after leaving the launching pad. अभी कोई रॉकेट हम स्पेस में छोड़ रहे हैं, कोई सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डालने के लिए। तो जब वो रॉकेट को हम फायर करेंगे तो फायर होने के इमीडिएटली बाद जहाँ से वो उड़ता है, दैट प्लेस इज नोन एज लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड को छोड़ने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर इट्स लिविंग द लॉन्चिंग पैड, कौन से दो फोर्सेस है जो उसके ऊपर लगते हैं। द फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ रॉकेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि until and unless it is on a ground, gravitational force will not act that much, क्योंकि it is been connected to the ground. Until and unless it goes above the ground, gravitational pull of a earth tries it to bring it back, वो उसको वापस खींचने के लिए ट्राई करता है। तो immediately after लॉन्चिंग पैड से 1 सेंटीमीटर भी ऊपर उठा, so gravitational force will start acting on it. So the first force which will act immediately after it's leaving the launching pad is gravitational force, and the second force is pressure force, क्योंकि such a great force is acting per unit area on a rocket, such a huge force by petrol or kerosene acting on the rocket area surface, तो उसकी वजह से भी pressure force immediately will act on a rocket after it leaves the launching pad. Okay, so sir, these are the two forces which will act immediately. Now we are moving for a question number 10. Now moving on to the last question. When we press the bulb of a dropper, initially let me say dropper you all have seen in your life, या घर पे भी आपने देखा होगा, or else you have seen in a chemistry lab. ये कुछ इस तरीके का होता है ड्रॉपर, और ड्रॉपर के ऊपर के पेज में बल्ब होता है, वो रबर का बल्ब होता है, उसको आप प्रेस करेंगे और छोड़ सकते हैं, प्रेस करेंगे छोड़ सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आइदर प्लास्टिक और आइदर ग्लास की ट्यूब रहती है, और उसके ऊपर मार्जिन रहते हैं 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर एंड सो ऑन। आपने देखा होगा वो पोलियो ड्रॉप्स जब बच्चे को पिलाते हैं ना, तो इसी ड्रॉपर का यूज होता है। सो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, इस ड्रॉपर का बल्ब हमने प्रेस किया तो विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, जब हम उसके बल्ब को प्रेस करते हैं उसके पहले हमको ऑलरेडी फिल्ड ग्लास वाटर आप ले लीजिए, ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर पानी ले लीजिए, उसके अंदर ड्रॉपर डाल दीजिए एंड प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर। तो क्या होगा, इस प्लास्टिक के अंदर जो भी हवा है दैट इज बीन केम आउट इन टर्म्स ऑफ बबल्स, बबल्स के रूप में वो जब आप उसको ऑलरेडी पानी में और उसको दबाओगे तो पूरा बल्ब के उसके हवा बाहर आ जाएगी। एंड व्हेन यू आर लीविंग द बल्ब, तो क्या होगा, जितनी हवा बाहर निकली हुई है अब उसकी जगह ग्लास वाटर ले लेगा एंड दैट विल बी फिल्ड इन दिस ट्यूब। यस और नो? यस और नो? यस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, लेट अस रीड। Kept in a water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles.
जो भी हवा है वो बबल्स के रूप में इट विल केम आउट. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in with the dropper. ड्रॉपर के अंदर पूरा पानी चला जाएगा. The rise of water in the dropper is due to, यहाँ पे पानी बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? They are asking. The first option is pressure of water. पानी के प्रेशर की वजह से. No, it's wrong. B. Gravity of earth. ग्रेविटी है अर्थ पे, इसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है. नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड, शेप ऑफ अ रबर बल्ब, कि भाई ऐसा ना होता और गोल होता या दूसरे शेप का होगा तो पानी अंदर जाता. इस शेप का है इसलिए गया, अदरवाइज नहीं जाता. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस दैट इज राइट, बिकॉज व्हेन यू आर रिलीजिंग दैट बल्ब, that will create vacuum in this tube. इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम बन जाएगा. उस वैक्यूम को भरने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है. किसके ऊपर डालता है? सिंस ये पूरा पानी के कप के अंदर है तो प्रेशर यहाँ पानी के ऊपर पड़ेगा. The pressure, atmospheric pressure will be generated on a glass over the surface of a water, and that surface of a water will came inside a tube or a dropper, we can say. Okay, so atmospheric difference का when we are teaching the online session, एक रबर कप था, if you remember, उसको हम स्मूथ सरफेस पे चिपका देते थे और उसको खींचने के लिए ट्राई करते थे. So no one can remove it. क्यों? क्योंकि उतना pressure we are already sustaining. So in the same way, when you are pushing a bulb, you are escaping the air from the tube. आप ट्यूब में जो भी हवा है एटमॉस्फेयर की उसको निकाल देते हो. उसको निकालने के बाद वहाँ पे वैक्यूम वॉइड क्रिएट होता है, खाली जगह क्रिएट होती है. वो खाली जगह अगर आप नहीं भी चाहोगे तो एटमॉस्फेयर उसको अपने हिसाब से भर देगा. So when you are releasing the bulb, you are not doing anything. You are just releasing the pressure, releasing the force. But automatically atmospheric pressure creates a force on a surface of a water. That water will go inside a tube of a dropper and it will get filled. Okay? So I think you do have only 10 questions in your exercise, and we have completed all the 10 exercises, 10 questions. We have completed. So all the best, and I wish कि आप ये सारे questions अपनी regular book में लिख लें. In the same way I have written, जैसे मैंने लिखा है board पे, उसी हिसाब से you have to write in your textbook. Okay? So I think no doubt is there regarding notes of chapter 11, that is a force and pressure. Okay? Next time we will go with another chapter, that is a friction, and frictions notes and solved exercise will be reach up to you very soon. Okay, till then, thank you so much.